शेषफल 0 बचा। जब भी 8 को 4 से भाग दिए तो शेषफल 0 बच गया। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो इसका मान हो जाएगा माइनस कैंसिल। तो यहाँ भी देखेंगे इसमें अगर i की पावर 9 अगर भाग देंगे हम 4 से, 4 गुना 4 शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल 1 बचेगा तो शेषफल 1 बचने के लिए मान क्या आ जाएगा i। यहाँ हो जाएगा i की पावर 2 में तो शेषफल 2 बचेगा। तो शेषफल 2 के लिए क्या मान आ जाएगा -1। इस तरह से आप भाग नहीं करके निकाल सकते हैं कि क्या होगा। इस चीज को फिर से मान लो। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों एक बार कमेंट में ये लिख दीजिए कि आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, एकदम से जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे एक जादुई चैप्टर जो कि 11th क्लास का मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एक जादुई नंबर है, क्योंकि अभी तक सभी लोगों ने नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर पढ़ रखा है। अब हम लोग बात करेंगे एक जादुई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में सभी बातें मतलब की होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी मतलब का हर एक मतलब होगा ये एकदम जरूरी होगा। इस चीज पर हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। तो हर चीज का एक हिस्ट्री होता है, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग एकदम शांति से आराम से समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर आया किस लिए, क्या हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा था, क्या वास्तविक संख्या तक काफी नहीं था संख्या, क्या इतना जरूरी था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात करेंगे इसके हिस्ट्री से। तो 850 ईसा पूर्व यानी 850 एडी में एक महान गणितज्ञ जिनका नाम रहा महावीरा। क्या नाम रहा? महावीरा। ऐसे भी हमारा जो भारत भूमि है यहाँ से अनेकों अनेक गणित शास्त्री उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से एक महान महावीरा मैथमेटिशियन रहे। इन्होंने अपने बुक जिसका नाम रहा गणिता सारा संग्रह, उस बुक में इन्होंने एक इक्वेशन दिया और उस इक्वेशन को बोला कि x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसे जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके, मतलब कि x का कोई ऐसा मान नहीं है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि 0 को बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जो कि कंप्लीट रूप से इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे, हल कर दे। उन्होंने अपने किताब गणिता सारा संग्रह में इस इक्वेशन को दिया और ये इक्वेशन जो रहा इन्होंने बताया कि इस गोला पे यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है उपलब्ध, जितनी सारी संख्या है या तो वो नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव निगेटिव नंबर हो या फिर वो इंटीजर नंबर हो या रियल नंबर हो या रेशनल इरेशनल नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है उसमें जो कि इसके x के मान को सॉल्व कर सके। तो इसको अब अनेक जो हमारे गणित शास्त्री हैं, किसी को तो ठेस पहुंचेगा, तो किसी एक वैज्ञानिक जो बोला जाए गणित शास्त्री, किसी को ठोस पहुंचा और इससे ठोस नहीं ठेस पहुंचा, यानी कि दुख हुआ कि महावीरा ने ये कैसा इक्वेशन दे करके चला गया है जो कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि हमारी जो नंबर सिस्टम है क्या इतनी छोटी है कि इस समीकरण को संतुष्ट न कर सके। तो 1748 में यूलर नामक वैज्ञानिक जो बोला जाए गणित शास्त्री, यूलर नामक जो महागणितज्ञ हैं, इन्होंने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया और इन्होंने आगे बताया कि x का वैल्यू जब हमें निकालना होगा तो हमें x स्क्वायर यानी कि -1 होना चाहिए। x के लिए हमें √-1 हो जाएगा, यानी कि x का मान जब √1 हो या फिर √-1 हो तब जाकर के x का मान
संतुष्ट हो पाएगा, यानी कि इक्वेशन जो है एक सॉल्व हो पाएगा। यानी कि x का वैल्यू माइनस में वर्गमूल में जब रहेगा, माइनस में रूट अंडर, तभी जाकर के ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमें पड़ गई जरूरत एक नए नंबर की, जो कि रियल नंबर तक संभव पॉसिबल नहीं था। तो इस नंबर का नाम दिया गया आयोटा, इसका नाम दिया गया आयोटा और इसे आई द्वारा व्यक्त कर दिया गया आयोटा। और ध्यान देंगे कि ये जो आयोटा है ये यूलर के नाम पर नहीं, बल्कि आयोटा जो है एक ग्रीक जो वर्णमाला बोला जाए उसका 9th नंबर लेटर है। ये आयोटा जो है ग्रीक अल्फाबेट का 9th नंबर एक लेटर है। और इस तरह से ये पता चला कि ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये केवल इमेजिनरी के लिए है। यानी कि हम i इक्वल टू रूट अंडर -1 जो है ये एक यूलर ने सबसे प्रथम इसको इस तरह से प्रयास किया, यानी कि एक तरह से इसकी छानबीन की, जो कि हमें आयोटा बराबर रूट अंडर -1 हमें वैल्यू मिला। और इस तरह से ये जो है प्रत्येक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प कर डाला। अगर ये आयोटा का वैल्यू नहीं मिलता तो आप x² + 4 = 0 को भी सॉल्व नहीं कर पाते। आप x² + 25 = 0 इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते, बल्कि आप पिछले कक्षा के जैसे ही इसको लिख देते कि वास्तविक नहीं है, यानी अवास्तविक है, इसका कोई हल नहीं। आपने इन सभी चीजों को पिछली कक्षाओं में यानी कि क्लास 10 में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते समय देखा है। तो यूलर जो है, यूलर ने ही इस तरह के, यूलर का ही देन है कि ये जो रूट अंडर -1 जो वैल्यू मिला, जो कि हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ये जो आयोटा है इसके ही चलते, यानी कि इनका देन जो है एक नए जादू वाला चैप्टर को स्टार्ट करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। यानी कि मैथ जो बोला जाए, जो कि अंक गणित से रिलेटेड, तो गणित को एक और चरण, एक स्टेप और बढ़ाने का कार्यक्रम जो है यूलर ने किया। ये चीज हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर तक ही गणितज्ञों को शांति नहीं मिला, तो उन लोगों ने यानी यूलर ने एक और नंबर आकर के दे दिया जिसको इमेजिनरी नंबर बोला गया। और इस तरह से इमेजिनरी नंबर जोड़ दिया गया, जिसको पूरे यानी कि कंप्लीट रूप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाने। ये चीज यहां एक और चीज देख सकते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखे अगर i या फिर 2y, 4i, 8i या फिर माइनस में √5i से कोई दिक्कत नहीं है। इस टोटल के टोटल ये इमेजिनरी नंबर के लिए लिख लिए रूट अंडर -1। अगर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें हम 2 जोड़ ले, यानी कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, तो भी हमारा क्या रह जाएगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अब हमें यहाँ एक चीज मिल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर है क्या। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर यानी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के समूह को हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या कहेंगे। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के क्रमित युग्म या फिर उसके समूह को हम सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यहां देखेंगे कि अगर 2 है, यहां पर 5 + 3i कर ले तो भी क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, ध्यान देंगे कि या फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़ेंगे तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। क्यों? एक 5 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दूसरा हम एक और ले लेंगे 4 + 3i तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, यानी कि ये 9 फिर +6i ये भी हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि 2 सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने पर हमें सम्मिश्र संख्याएं ही प्राप्त होंगी। ये चीज ध्यान देंगे। एक चीज और यहाँ आगे चलेंगे हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आखिर किस चीज से हम व्यक्त करेंगे।
तो सभी जगह अलग अलग है, यानी कि आप एक ऐसे मान सकते हैं कि किसी भी अल्फाबेटिकल यानी कैपिटल अल्फाबेट के एक लेटर से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंबलिक कर सकते हैं जेड से। हमने यहाँ इसको एक जेड द्वारा व्यक्त कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि अगर हम जेड, अब आगे बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक समिश्र संख्या ले लिया है जेड प्लस आई वाई। अब यहाँ बात करेंगे कि ये जो एक्स है आखिर क्या है और ये वाई जो है आखिर क्या है। तो जो बिना आई वाला होगा ये रियल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड, इस तरह से बोल देंगे। यानी कि रियल पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वास्तविक भाग है, और इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो जिससे अगर हम बोल दे एग्जांपल के लिए कि जेड इक्वल टू एक नंबर दे दिया गया 4 + 5i, तो आप इसमें लिख सकते हैं रियल पार्ट, यानी कि REZ, इस तरह से व्यक्त करेंगे। REZ व्यक्त करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से इमेजिनरी पार्ट यानी कि IMZ, इस तरह से IMZ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, यानी कि I के साथ वाले जो भी डिजिट रहेगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जो केवल रियल नंबर है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये दो चीजें जो है सभी लोगों को एकदम से क्लियर है, एकदम से समझ में आया है। अब इस तरह से जो भी कुछ पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दो चीजें एकदम से सभी लोगों को आ जानी चाहिए। अब यहाँ बात करेंगे आखिर इसके थोड़े से कुछ गुण के बारे में, कि अगर ये जो जेड है, अगर जेड इक्वल टू यहाँ पे x के मान 0 हो जाए, यानी कि 0 + 4i हमने लिख लिया है, मतलब कि जो वास्तविक भाग है अगर ये ही 0 हो, यानी कि REZ अगर इक्वल टू ये 0 हो, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब x का मान जब 0 हो तब इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे और तनिसा समझेंगे। ये दो चीजें जो है कि इसको आखिर हम क्या बोलेंगे, कौन सी सम्मिश्र संख्या कहा जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे जब x इक्वल टू 0 हो तब हम इसको बोलेंगे विशुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे? विशुद्ध काल्पनिक संख्या। ध्यान देंगे, विशुद्ध काल्पनिक संख्या। जब वास्तविक भाग, जब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो तो हम बोलेंगे विशुद्ध काल्पनिक संख्या। यही बात अगर उल्टा हो, यानी कि i इक्वल टू अगर 0 हो, i ही ना हो, यानी कि अगर यहाँ x के मान कुछ भी हो लेकिन ये वाला जो i वाला पार्ट है ये हमारा 0 हो, यानी कि हम बोल लेंगे कि जो y इक्वल टू है हमारा अगर ये 0 हो तब हम क्या करेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलेंगे विशुद्ध वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? तब इसको हम बोलेंगे विशुद्ध वास्तविक संख्या। यानी कि ये दो चीजें यहाँ समझ में आया, दो चीजें एकदम से क्लियर होना चाहिए कि कब हम विशुद्ध काल्पनिक संख्या बोलेंगे और कब विशुद्ध वास्तविक संख्या बोलेंगे। जब x का मान जब वास्तविक भाग 0 हो तो विशुद्ध काल्पनिक संख्या बोला जाएगा, और जब इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक संख्या जब 0 हो, y वाला मान जब 0 हो, तब हम इसको बोलेंगे विशुद्ध वास्तविक संख्या। तो इतना जो है एकदम से सभी लोग को क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि कहाँ पर दिक्कत है। और अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें देखेंगे सभी लोग ध्यान से। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, Z1 यानी कि x1 + i1, और फिर क्या ले लिए Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 + i2। इसको दोनों को अब हम सभी प्रक्रियाएं करेंगे, जोड़ घटाओ गुना और भाग तक चलेंगे आगे। तो देखेंगे कि Z1 + Z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। किस तरह से? यानी कि x1 फिर प्लस i y1 फिर प्लस x2 फिर प्लस i y2। यहाँ ध्यान देंगे हम
कि दोनों जो रियल पार्ट है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे, यानी वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ, यानी x1 प्लस ये x2 हो जाएगा और फिर प्लस y1 फिर प्लस y2, यानी कि हम इसको x1 प्लस x2 वास्तविक भाग और इसमें से i कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा y1 प्लस y2। ध्यान देंगे एक चीज इससे पता चल गया हमें कि जब जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ है और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के साथ। इसी पे हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर ये x1 है, z1 यानी z1 इक्वल टू हमने एक ले लिया एग्जांपल के तौर पे 3 प्लस 4i और फिर z2 इक्वल टू 4 प्लस 3i, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि z1 प्लस z2 अगर करेंगे तो 3 प्लस 4i और फिर प्लस 4 प्लस 3i, यानी कि हमें जोड़ लेना होगा 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, फिर प्लस 3 और 4 7, यानी कि 7 प्लस 7i जो है हमारा जोड़ क्लियर आ जाएगा। तो इस तरह से सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अब हम बात करेंगे ये जोड़ के लिए है और इसी तरह से हम घटाव की बात करेंगे, गुना का भी हो जाएगा और भाग भी हो जाएगा। तो ये जो है एकदम से क्लियर हो रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर एक बार कमेंट करते चलेंगे। इसी तरह से हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मानते हैं और फिर आगे गुना करते हैं, सॉरी घटा करके देखते हैं। तो घटाएंगे भी z1 में से z2, तो सेम प्रोसेस चलने वाला है, x1 प्लस iy1 और फिर माइनस कर लेंगे x2 प्लस iy2, फिर माइनस से हम जैसे गुना करेंगे वैसे ही करके घटाने के लिए, तो ये हो जाएगा x1 प्लस iy1 फिर माइनस x2 माइनस iy2, यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 हो जाएगा और फिर प्लस ये हो जाएगा iy1 माइनस iy2, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और फिर प्लस y1 माइनस y2 इंटू y। इस तरह से प्रोसेस हम आगे चलाते रहेंगे। तो इसके लिए जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन इन सभी के लिए क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा इसके लिए कि तत्सम का प्रतीक क्या होता है। ध्यान देंगे, दो और चीज ध्यान देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि तत्सम का अस्तित्व क्या होता है। तो तत्सम का अस्तित्व का मतलब है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि शून्य को जोड़ेंगे, उसके मान पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो उसी को हम तत्सम का अस्तित्व कहेंगे। जैसे कि अगर हमें जीरो या फिर जीरो को लिख सकते हैं 0 प्लस 0y, इस तरह से किसी भी इस जीरो को या फिर 0 प्लस 0i को जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ेंगे तो उसके वास्तविक मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि अगर x प्लस iy में अगर हम जोड़ दें 0 तो इस पर कोई मान यानी कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा, या फिर अगर हम 0x प्लस iy में 0 प्लस 0i जोड़ दें तो भी इस पर कोई मान नहीं पड़ेगा अंतर। यानी कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को ऐड करेंगे, जीरो को जोड़ेंगे या फिर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा और इसी को हम तत्सम का अस्तित्व कहते हैं। एक और बात ध्यान देंगे और ये बात ध्यान देने वाली है, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का मतलब होता है दो ऐसी संख्याओं को जोड़ेंगे जिससे उनका योगफल शून्य हो जाए। यानी कि अगर हम x प्लस iy में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें ताकि ये क्या हो जाए, जीरो बन जाए, तो अगर इसमें हम इस तरह से जोड़ देंगे माइनस एक्स माइनस iy, अगर इसी को जोड़ देंगे, इसका साइन बदल के साइन चेंज करके, तो क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। यानी कि x प्लस iy है, ये माइनस हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस iy और ये जो है हमारा मिल जाएगा शून्य। यानी कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे और उसका ऐड जब शून्य हो जाएगा जोड़ने पर, तो उसको हम बोलेंगे योज प्रतिलोम। इस तरह से सभी लोगों को एकदम से समझ में आया होगा, बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आयोटा पर विशेष बात करेंगे और आज का ये लास्ट सेशन रहेगा आयोटा के मान निकालने के लिए, तब जाकर के हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमने जान लिया है आगे कि आई यानी आयोटा का मान सभी लोगों को मालूम है, √(-1) हमें मिल चुका है।
इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ जैसे ही आगे चलेंगे तो मिल जाएगा आई स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर यानी कि रूट अंडर -1 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर -1 यानी कि मिल जाएगा हमें -1, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी कि -1। अब हमें एक चीज मान मालूम चला कि आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। शायद एकदम से क्लियर है। आगे बात करेंगे थोड़ा सा आगे कि आई क्यू का जब मान निकालना है तो आई क्यू का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आई क्यू का मान निकालना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी कि आई स्क्वायर का मान हमें मिल गया है -1 तो -1 और इनटू आई है तो हम आई रखेंगे यानी कि ये गुना हो जाएगा तो -i मिल जाएगा यानी कि आई क्यू का मान मिल गया -i होता है। आई क्यू के लिए हम क्या लिख लेंगे मान -i। तीन चीजें मालूम चला, आई का मान रूट अंडर -1, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यू के मान -i। अब i4 की बात करेंगे, आई के पावर 4 की बात, तो आई के पावर 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी जहां भी दिक्कत हो वहां एकदम बेहिचक कमेंट जरूर करेंगे एक बार हमें सभी लोग। यहाँ ध्यान देंगे कि आई स्क्वायर यानी कि -1 फिर इंटू -1 कर सकते हैं, ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा यानी कि आई के पावर 4 का मान हमें मिल जाएगा 1। इसी तरह से थोड़ा सा एक लाइन और आगे चलेंगे सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को हेल्प करने के लिए एक तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग हमें निकालिए i5 का मान, i6 का मान, i के पावर 7 का मान, i8 का मान, i9 के मान, i10 का मान। चलिए इसका दनादन जल्दी जल्दी आप हमें मान निकालिए। इसके बाद क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे तो क्वेश्चन पे बात करने के लिए नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में वेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका आई के पावर 5 का वैल्यू निकालना है तो आई के पावर 4 और इंटू आई लिख सकते हैं यानी कि आई के पावर 5 है। इसका मतलब ध्यान देंगे क्या चीज कि आई के पावर 4 का मान 1 है तो ये जाएगा 1 इंटू आई यानी कि आई के पावर 5 के मान आ जाएगा आई यानी कि यहां लिख सकते हैं हम आई के पावर 5 इक्वल टू आई। शायद कोई दिक्कत कोई समस्या अगर है तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। आई के पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई के पावर 4 का मान आई हो जाएगा लेकिन आई स्क्वायर का जो मान है ये -1 होता है तो हो जाएगा -1 और ये गुना हो जाएगा तो मिल जाएगा -1 यानी कि आई के पावर 6 का जो मान है ये मिल जाएगा -1। शायद कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे आई के पावर 7 के लिए तो आई के पावर 4 इंटू आई क्यू हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा और आई क्यू के मान हमें मिल गया -i, ये हो जाएगा -i और ये गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें -i। अब एक चीज ध्यान देंगे कि आई के पावर 7 का मान कितना आ जाएगा माइनस में i। अब आई के पावर 8 की बात करेंगे तो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 है, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1 तो आई के पावर 8 का मान आ जाएगा 1। अब यहां आप एक चीज नोट करोगे और समझोगे, समझ के बताओगे समझ में आएगी। ये पावर 4 तक तो समझ में आ गया है तो यहां ध्यान दोगे इसमें हमने 4 से भाग दिया है, पावर में 4 से भाग दिया है तो 5 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल जैसे ही 1 बचा है तो इसका मान मिल गया है आई। तो जब भी 4 से भाग देंगे और शेषफल 1 बचेगा तो इसका मान क्या आ गया आई। दूसरा चीज इसमें 6 में हम 4 से भाग दिए तो शेषफल बच गया 2, तो शेषफल 2 बचा है तो शेषफल 2 बचा है तो इसका मान आई स्क्वायर के मान आ गया है यानी कि -1। तो जब भी अब आप आई के पावर में भाग दोगे जब शेषफल 2 बचेगा तो उसका मान -1 आ जाएगा।
आई के पावर 7 है तो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, तो शेषफल 3 बचेगा तो आई क्यू के मान आ गया है, इनके आई क्यू के मान होता है माइनस आई, तो माइनस आई। आई के पावर 4 यानी 8 है, इसमें हमने शेषफल 0 बचा, जब भी 8 में हम 4 से भाग दिए तो शेषफल 0 बच गया, जब भी शेषफल 0 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा माइनस कहना सॉरी 1। तो यहाँ भी देखेंगे इसमें अगर आई के पावर 9 है, अगर भाग देंगे हम 4 से तो 4 दूना के 8, शेषफल 1 बचेगा, तो शेषफल 1 बचेगा तो शेषफल 1 बचने के लिए मान क्या आ जाएगा आई। यहाँ हो जाएगा आई के पावर 10 है तो शेषफल 2 बचेगा, तो शेषफल 2 के लिए क्या मान आ जाएगा -1। तो इस तरह से आप भाग दे करके निकाल सकते हैं कि क्या आएगा। इस चीज को फिर से एक बार नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे क्या चीज कि आई के घात को जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा आई, आयोटा। इस चीज को ध्यान देंगे। अगर शेषफल 2 बचा तो उसका मान हो जाएगा -1, शेषफल जब 2 बचेगा तो। जैसे शेषफल 3 बचेगा तो शेषफल 3 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा माइनस में आई, और शेषफल अगर कुछ नहीं बचा, घंटा बचा यानी कि 0 बचा, तो शेषफल जब 0 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा 1। बस यही बात आपको ध्यान रखना होगा। और अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए एक बार जरूर कमेंट करेंगे। अब हम लोग चैप्टर पर बात करेंगे, और इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। ये पार्ट 1 वीडियो आज से स्टार्ट है और रेगुलर चलेगा, स्टार्ट रहेगा।